ट्रैक 16A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 232 से पन्ना नंबर 236 तक परिशिष्ट का रिकॉर्डिंग किया गया है। परिशिष्ट: दक्षिण कोसल ब्रैकेट में छत्तीसगढ़ का इतिहास ब्रैकेट में प्राग ऐतिहासिक काल से 1741 ईस्वी सन तक ब्रैकेट में हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 1741 एडी। स्मरणीय बिंदु: छत्तीसगढ़ का गठन नवंबर सन 2000 को हुआ था। प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ 27 जिलों एवं 5 संभागों में बटा है। छत्तीसगढ़ का कुल 44.2% वन क्षेत्रफल है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार तथा महासमुंद से गुजरती है। सूरजपुर जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। डॉक्टर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल, मिस्टर कनिंघम ने महाकोसल तथा श्री CV वैद्य ने कोसल बताया है। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग खैरागढ़ के कवि दलराम राव ने 1494 ईस्वी सन में अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय की प्रशस्ति में किया है। पाषाण युग के शैलचित्र रायगढ़ के कबरा पहाड़, सिंगनपुर, कर्मागढ़, ओंगना, बोतलदा, बजनाझर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ का रामायण कालीन नाम दक्षिण कोसल था। अशोककालीन अभिलेख रामगढ़ में सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। रामगढ़ पहाड़ से विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला प्राप्त हुई है। पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, जिसने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। जिस समय दक्षिण कोसल पर कलचुरी राजवंश का शासन था, उस समय बस्तर पर छिंदक नागवंश का शासन था। बस्तर का प्राचीन नाम चकरकोट था, जो आगे चलकर चक्रकोट या भ्रमरकोट हो गया। 9वीं सदी में कवर्धा में फणी नागवंश का शासन था। फणी नागवंश के शासक गोपाल देव ने 1089 ईस्वी सन में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक कोकलदेव के पुत्र कलिंगराज था। रतनदेव या रत्नराज प्रथम ने रतनपुर नामक नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। बिंबाजी भोसला ने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना की। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? A 25, B 26, C 27, D 29। उत्तर है C 27। 2. छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? A कुडुप्पा, B ग्रेनाइट, C नीस, D आग्नेय। उत्तर है A कुडुप्पा। 3. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? A 1 नवंबर 2000, B 2 नवंबर 2000, C 3 नवंबर 2000, D 4 नवंबर 2000।
उत्तर है ए 1 नवंबर 2000। 4 सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? ए श्रीपुर, बी मणिपुर, सी रत्नपुर, डी हीरकपुर। उत्तर है ए श्रीपुर। 5 छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी सूरजपुर, डी बलरामपुर। उत्तर है सी सूरजपुर। 6 किस शासक ने जाजल्यपुर नामक नगर बसाया? ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी जाजल्यदेव प्रथम, सी पृथ्वीदेव द्वितीय, डी जाजल्यदेव द्वितीय। उत्तर है बी जाजल्यदेव प्रथम। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 छत्तीसगढ़ के रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर तथा बलरामपुर कोरिया जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 2 महानदी का प्राचीन नाम रिक्त स्थान है। महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। 3 सातवाहन काल का काष्ठ स्तंभ छत्तीसगढ़ के रिक्त स्थान से प्राप्त हुआ है। सातवाहन काल का काष्ठ स्तंभ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के किरारी गांव से प्राप्त हुआ है। 4 बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक रिक्त स्थान था। बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक नृपति भूषण था। 5 नलवंश का प्रथम शासक रिक्त स्थान था। नलवंश का प्रथम शासक वराहराज था। प्रश्न 3 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। 2 छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है? उत्तर है 44.2%। 3 छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? उत्तर है महानदी। 4 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तर है 1 नवंबर 2000। 5 छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर किसे माना जाता है? उत्तर है तालागांव स्थित देवरानी जेठानी मंदिर। 6 छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है? उत्तर है सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों में। 7 चीनी यात्री होवेनसांग किस शासक के शासनकाल में सिरपुर आया था? उत्तर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। 8 बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है चकरकोट। 9 सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है श्रीपुर। 10 किस नगर को मोरध्वज की नगरी कहा जाता है? उत्तर है आरंग। 11 सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृत खंडों में बांटा गया है? नाम लिखिए। उत्तर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में लगभग 1700% 46 उत्तरी अक्षांश से 24°5 उत्तरी अक्षांश तथा 80° 15 से 84°24 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। प्रश्न 2 भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है? उत्तर भारतीय मानक समय रेखा ब्रैकेट में LMT छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में
बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद से गुजरती है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ के वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ के वनों में सागौन, साल और बीजा के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। साथ ही बांस, साजा, हल्दू, सरई, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ महानदी, शिवनाथ, जोंक, हसदो, पैरी, कुमारी, लीलागर, इंद्रावती, मनियारी, खारून, अरपा, मांड, केलो, सोन, रिहंद आदि है। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी समृद्ध है। यहाँ हीरा, सोना, कोयला, लोहा, अभ्रक, चूना पत्थर, कोरंडम, यूरेनियम, किम्बरलाइट सहित बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न 6, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब कब हुआ है? उत्तर, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ में राजा लक्ष्मीनिधि के शासनकाल में 1494 ईस्वी सन में चारण कवि दलराम राय की रचना में हुआ था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने राजा की प्रशस्ति में किया था। रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी पुस्तक खूब तमाशा में सन 1689 ईस्वी सन में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। लगभग 150 वर्षों के बाद रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम कायस्थ ने विक्रम विलास नामक अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न 7, प्राप्त सामग्री के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर, प्राप्त सामग्री के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के इतिहास को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, प्राचीन छत्तीसगढ़, द्वितीय, अर्वाचीन छत्तीसगढ़ ब्रैकेट में ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़, मध्यकाल में यहाँ पर शक्तिशाली कलचुरी ब्रैकेट में हैहय वंशीय राजाओं का स्वतंत्र प्रभुत्व था। प्रश्न 8, आरंग के नामकरण के पीछे क्या कथा प्रचलित है? उत्तर, आरंग के नामकरण के पीछे यह किंवदंती है कि राजा मोरध्वज ने छद्मवेशी सिंह के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से काट दिया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ गया। प्रश्न 9, अशोककालीन अभिलेख छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, सम्राट अशोक के काल के भित्ति लेख छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ की सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा नामक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख 300 ईस्वी सन पूर्व के आसपास के हैं। इनकी लिपि ब्राह्मी तथा भाषा पाली है। प्रश्न 10, नलवंश के किन्हीं 4 प्रमुख शासकों के नाम बताइए। उत्तर, नलवंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम 1 वराहराज ब्रैकेट में 400 से 440 ईस्वी सन, 2 भवदत्त वर्मा ब्रैकेट में 440 से 460 ईस्वी सन, 3 अर्थपति ब्रैकेट में 460 से 475 ईस्वी सन, 4 विलासतुंग ब्रैकेट में 700 से 740 ईस्वी सन। प्रश्न 11, रतनपुर की कलचुरी शाखा के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। उत्तर,
रतनपुर की कलचुरी शाखा के 4 प्रमुख शासक। 1 कलिंग राज ब्रैकेट में 990 से 1020 ईस्वी सन तक। 2 कमल राज ब्रैकेट में 1020 से 1045 ईस्वी सन। 3 रत्नदेव रत्नराज प्रथम ब्रैकेट में 1045 से 1065 ईस्वी सन। 4 पृथ्वीदेव प्रथम ब्रैकेट में 1065 से 1090 ईस्वी सन। प्रश्न 12 छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के प्रवर्तक ब्रैकेट में संस्थापक कौन थे? उत्तर कबीरपंथ के संस्थापक महात्मा कबीर थे। कबीरपंथ की छत्तीसगढ़ शाखा के प्रवर्तक ब्रैकेट में संस्थापक धर्मदास थे। छत्तीसगढ़ी शाखा 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक खरसिया, 2 दामाखेड़ा। प्रश्न 13 कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में संस्थापित प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। उत्तर 1 रत्नदेव रत्नराज प्रथम द्वारा स्थापित रतनपुर। 2 जाजल्यदेव प्रथम द्वारा स्थापित जाजल्यपुर, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से जाना जाता है। प्रश्न 14 सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। 1 इस मंदिर में ईंटों को तराशकर मंदिर की बाह्य भित्तियों में विविध अलंकरण अभिप्राय जैसे कूटवातायन ब्रैकेट में नकली खिड़कियां, चैत्य, कीर्तिमुख आदि का अंकन किया गया है। 2 गर्भगृह का प्रवेश द्वार गुप्तोत्तर कला का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न 15 छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ के संस्थापक कौन थे? उत्तर छत्तीसगढ़ में सतनाम के संस्थापक गुरु घासीदास जी थे। प्रश्न 16 चक्रकोट के नागवंशीय राजाओं द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तर चक्रकोट के नागवंशीय राजाओं द्वारा निर्मित बारसूर का शिव मंदिर, मामा भांजा मंदिर, गणेश मंदिर, रानी भाग्येश्वरी देवी द्वारा निर्मित दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर तथा भैरमगढ़ के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ की वन संपदा का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ की वन संपदा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वनों की अधिकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल 69,772 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनों से ढका हुआ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2% है। देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 12.2% का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। राज्य में सागौन, साल, साजा और बीजा के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के 40.56% में साल वृक्ष, 9.42% में सागौन एवं शेष में बांस, साजा, हल्दू, सरई, बीजा आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ का राजकीय वृक्ष साल है। लघु वनोपज लाख, महुआ, गोंद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता आदि हैं। औषधियों की प्रचुरता के कारण राज्य को वनौषधि राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न 2 मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ पर प्रकाश डालिए।
उत्तर मौर्यकालीन छत्तीसगढ़। इतिहासकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा रहा है। इसकी पुष्टि इस क्षेत्र में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों और सिक्कों से होती है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा दक्षिण कोसल में बनवाए गए स्तूप तथा तोसली में प्राप्त अशोक के अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण कोसल में मौर्य वंश का शासन रहा है, जो लगभग 323 ईस्वी सन पूर्व से 184 ईस्वी सन पूर्व के मध्य रहा है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़, जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा, ठठारी और रायपुर जिले में तारापुर से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर जिले के मल्हार और रायपुर जिले के सिरपुर में मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सरगुजा के समीप रामगढ़ में मौर्यकालीन अवशेष अब भी है। रामगढ़ पर्वत के शिखर पर मौर्यकालीन सीता बेंगरा, लक्ष्मण बोरा, जोगी मारा, वशिष्ठ गुफा आदि है। सीता बेंगरा और जोगी मारा से प्राप्त अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में है। सरगुजा के रामगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष भी मौर्यकालीन है। ये सभी स्रोत छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन राजाओं के शासन की पुष्टि करते हैं। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के शासन एवं उससे संबंधित प्राप्त प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में सातवाहन राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र में था। रायगढ़ जिले के बालपुर एवं बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में सातवाहन शासक अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुई है। जांजगीर चांपा जिले में सक्ती के निकट गुंजी ब्रैकेट में दमाउदराहा में प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख सातवाहन कालीन है। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के किरारी ब्रैकेट में डबरा तहसील ग्राम में एक पुराने तालाब में एक काष्ठ स्तंभलेख सन 1921 में प्राप्त हुआ है। इस स्तंभलेख में अधिकारियों कर्मचारियों के पदनाम का उल्लेख है, जैसे नगर रक्षिणों, सेनापति, प्रतिहार, रथिक, सौगधक, गोमांडलिक आदि। ये सभी स्रोत छत्तीसगढ़ में सातवाहन शासकों की अधिसत्ता को प्रमाणित करते हैं। प्रश्न 4, महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 595 से 655 ईस्वी सन तक लगभग 60 वर्षों का था। महाशिवगुप्त के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार हुआ, बल्कि कला, संस्कृति, स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। महाशिवगुप्त शैव धर्मावलंबी होने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव रखता था। उसके शासनकाल में राजधानी श्रीपुर व अन्य स्थानों में शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध धर्मों से संबंधित अनेक स्मारकों एवं कृतियों का निर्माण हुआ। श्रीपुर इस काल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था। यह बात हर्षवर्धन के दरबार में आए चीनी यात्री हेन सांग के यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट होती है। हेन सांग महाशिवगुप्त के शासन काल में ही लगभग 635 से 640 ईस्वी सन के मध्य
श्रीपुर अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान पहुंचा था। ह्वेन-सांग ने अनेक बौद्ध विहार, स्तूप व बुद्ध की विशाल मूर्तियों का उल्लेख किया है, जिसकी पुष्टि पुरातात्विक अवशेषों से होती है। ह्वेन-सांग ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया स-ला नाम से किया। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र सिरपुर में प्राप्त हुए हैं। नल और कलचुरियों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के कारण श्रीपुर के पांडु वंशीय शासकों को पूर्व की ओर जाना पड़ा, जहां उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र में सोमवंश नामक राज्य स्थापित किया। प्रश्न 5, कवर्धा के फणिनाग वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, कवर्धा का फणिनाग वंश मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में एक नागवंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसे फणी नागवंश के नाम से जाना जाता है। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर चौरा नामक ग्राम में मड़वा महल से 1349 ईस्वी सन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में फणिनाग वंश की उत्पत्ति से लेकर राजा रामचंद्र तक के राजाओं की वंशावली दी गई है। मड़वा महल के अभिलेख में फणिनाग वंश का संस्थापक अहिराज को बताया गया। इसके बाद क्रमशः राजल्ल, धरणीधर, महिलदेव, सर्ववदन, गोपालदेव, नलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयपाल ब्रैकेट में कीर्तिपाल का भ्राता महिपाल, विषयपाल, जनपाल, यशोराज, कन्नड़, लक्ष्मी, खड़गदेव, भुवने कमल, अर्जुन, भीम, भोज गद्दी पर आसीन हुआ। भोज की मृत्यु के बाद लक्ष्मी वर्मा के द्वितीय पुत्र चंदन का प्रपौत्र लक्ष्मण राजा बना। इसी लक्ष्मण का पुत्र रामचंद्र देव था, जिसने 1349 ईस्वी सन में मड़वा महल में शिलालेख का निर्माण करवाया। राजा रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। संभवतः इसी विवाह के समय मड़वा महल निर्मित करवाया गया था। इस राजवंश द्वारा कई सर्वोत्तम स्थापत्य कला के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। इसमें से भोरमदेव मंदिर प्रमुख है, जिसका निर्माण 1089 ईस्वी सन ब्रैकेट में 11वीं शताब्दी में गोपालदेव द्वारा करवाया गया था। इसी प्रकार 1349 ईस्वी सन ब्रैकेट में 14वीं शताब्दी में रामचंद्र देव ने मड़वा महल व छेरकी महल का निर्माण करवाया। फणिनाग वंश का अंतिम शासक मोनिंग देव था, जिसे कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने पराजित किया था। प्रश्न 6, कांकेर के सोमवंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, कांकेर का सोमवंश कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसके सेनापति जगपाल ने काकरय ब्रैकेट में वर्तमान कांकेर क्षेत्र को जीता था। कांकेर और उसके आसपास के स्थानों से कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सोमवंशीय राजा भानुदेव का अभिलेख कांकेर से प्राप्त हुआ है, जो शक संवत 1242 का है। इसमें सोमवंश की वंशावली दी गई है। अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार सोमवंश का प्रथम राजा सिंहराज था। सिंहराज के पश्चात व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्ण, जैतराज, सोमचंद्र व भानुदेव गद्दी पर आसीन हुए। तहनकापर में पंपराज के 2 ताम्रपत्र लेख मिले हैं, जो 965 एवं
966 ईस्वी सन का है। इन ताम्रपत्रों में पंपराज के पिता सोमराज एवं सोमराज के पिता बोपदेव का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि बोपदेव के पश्चात सोमवंश की 3 शाखाएं हो गई थी। पहली शाखा के विषय में कर्णराज के सिहावा शिलालेख से जानकारी मिलती है, जिसमें उसे बोपदेव का पुत्र कहा गया है। दूसरी शाखा के विषय में जानकारी पंपराज के तेहनकापर अभिलेख से मिलती है। तीसरी शाखा के विषय में जानकारी भानुदेव के कांकेर शिलालेख से मिलती है। कांकेर के सोमवंशीय शासक रतनपुर के कलचुरी शासकों के मांडलिक ब्रैकेट में सामंत थे। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 16B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 236 से पन्ना नंबर 241 तक परिशिष्ट का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 7। मध्यकाल में बस्तर में किस वंश का शासन था? उत्तर मध्यकाल में बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश का शासन था। इस काल में प्राचीन महाकांतर अथवा दंडकारण्य का क्षेत्र चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इस चित्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना गया। बस्तर के नागवंशी शासक भोगवती पूर्वेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इस नागवंश के प्रथम शासक नृपति भूषण थे। इसका उल्लेख एर्राकोट से प्राप्त शक संवत 945 अर्थात 1023 ईस्वी सन के एक तेलुगु शिलालेख से होता है। इस वंश की बस्तर में 2 शाखाएं थी। प्रथम शाखा का चिन्ह शावक युक्त व्याघ्र तथा दूसरी शाखा का कमल कदली पत्र था। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। 1. धारावर्ष। नृपति भूषण के उत्तराधिकारी धारावर्ष थे, जिसका एक अभिलेख बारसूर से शक संवत 983 अर्थात 1060 ईस्वी सन का प्राप्त हुआ है। 2. मधुरांतक देव। धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव शासक बना। पूर्व शासक धारावर्ष से इसका क्या संबंध था और यह कितने वर्ष शासन कर पाया, यह ज्ञात नहीं है। धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर प्रथम ने उसका वध कर राज्य का शासन पुनः प्राप्त कर लिया। 3. सोमेश्वर प्रथम छिंदक नागवंश का सबसे योग्य शासक था। उसने बस्तर क्षेत्र के अतिरिक्त वेंगी, भद्रपट्टन एवं वज्र आदि क्षेत्रों को जीत लिया था। कलचुरी शासक जाजल्य देव ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर मंत्रियों और रानियों समेत बंदी बना लिया था, किंतु बाद में उसकी माता के अनुरोध पर उन्हें मुक्त कर दिया। सोमेश्वर की माता गुंड महादेवी का नारायण पाल से प्राप्त शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि सोमेश्वर प्रथम का उत्तराधिकारी कन्हर देव था, जो 1111 ईस्वी सन में गद्दी पर बैठा। 4. राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय। कन्हर देव का उत्तराधिकारी राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय था। इसकी रानी गंगा महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है। 5. जगदेव भूषण नरसिंह वेदेव। जवनपाल से प्राप्त संवत 1440 ब्रैकेट में 1218 ईस्वी सन के शिलालेख तथा दंतेवाड़ा से प्राप्त शक संवत 1947 ब्रैकेट में 1224 ईस्वी सन के स्तंभ लेख में
जगदेव भूष नरसिंह देव का उल्लेख है। सुनारपाल में एक तिथि अंकित शिलालेख मिला है जिसमें जयसिंह देव नामक नागवंशीय राजा का उल्लेख है। 6. हरिश्चंद्र देव। इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था जिसका उल्लेख टेमरा से प्राप्त सती स्मारक लेख में है जो शक संवत 1246 ब्रैकेट में 1324 ईस्वी सन का है। इन्हें हराकर अन्नमदेव ने 1324 ईस्वी सन में बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। प्रश्न 8. कलचुरी काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर: कलचुरी काल की सामाजिक स्थिति। कलचुरी समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी किंतु कट्टरता नहीं थी। हिंदू समाज का स्वरूप संकुचित न होकर व्यापक था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कायस्थ प्रमुख जातियां थीं। कलचुरी कालीन लेखों में शूद्र जाति का कोई विवरण नहीं मिलता। इस काल में सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार थी। 1. ब्राह्मण वेदाध्ययन और पठन पाठन के कार्यों के साथ साथ राजकार्यों में भी भाग लेते थे। उदाहरण के लिए कलचुरी दरबार में पुरुषोत्तम तथा गंगाधर जैसे विद्वान मंत्री थे। ग्राम दान केवल उन्हीं ब्राह्मणों को दिया जाता था जो कुल और ज्ञान में श्रेष्ठ होते थे। विभिन्न शिलालेखों में ब्राह्मणों के नाम के अंत में बहुधा शर्मा, मिश्रा व त्रिपाठी उपनामों का उल्लेख मिलता है। 2. क्षत्रिय। समाज में ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियों को भी सम्माननीय स्थान प्राप्त था। ये राज्य की रक्षा करते और प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन थे। कलचुरी राजा स्वयं को क्षत्रिय कहते थे। तत्कालीन चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल आदि क्षत्रिय राजाओं से कलचुरियों के वैवाहिक संबंध थे। 3. वैश्य व्यापार व्यवसाय के साथ साथ प्रशासन में भी भाग लेते थे। कलचुरी राजाओं के लेखों में यश नामक वैश्य का उल्लेख रतनपुर के पूर्व प्रधान के रूप में अनेक बार आया है। 4. कायस्थ। वैश्यों के बाद कायस्थ जाति प्रभावशील थी। राज्य के प्रशासन एवं निर्माण कार्यों में कायस्थों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रत्नसिंह नामक एक कायस्थ ने मल्हार में शिव मंदिर बनवाया था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशस्ति के लेखक कायस्थ थे। 5. सूत्रधार। कायस्थों के बाद सूत्रधार जाति का उल्लेख मिलता है जो शिल्पकला में प्रवीण थी। प्रायः राज्य के मंदिरों का निर्माण यही लोग करते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे कामकाज में भाग लेती थी। राज्य परिवार की स्त्रियों जैसे नोनल्ला, अलहण देवी, लाच्छल्य देवी ने राजकीय व धार्मिक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उदाहरणार्थ जाजल्य देव ने अपनी माता के कहने पर बस्तर के राजा सोमेश्वर देव को मुक्त कर दिया। इस काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। राजा रत्नदेव की 2 पत्नियां रल्ला और पद्मा थी। इसी प्रकार सती प्रथा का भी प्रचलन था। रतनपुर में कई सती चौरा प्राप्त हुए हैं। कलचुरी काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न 9. कलचुरी काल की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर: कलचुरी काल की आर्थिक स्थिति। कलचुरी कालीन अभिलेखों, ताम्रपत्रों आदि से इस युग की आर्थिक स्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु इस युग के
निर्माण कार्यों के आधार पर इस युग की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस युग में छत्तीसगढ़ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था और जीवन में संघर्ष का अभाव था। जीवन में उपयोगी वस्तुओं की प्रचुरता थी। इस काल में रतनपुर, रायपुर, मल्हार, तुम्बाड़, जाजलपुर, विकर्णपुर, खल्लवाटिका जैसे समृद्ध नगर थे। कृषि, वनोपज एवं खनिज आय के प्रमुख साधन थे। कई प्रकार की फसलें जैसे धान, मूंग, उड़द, गेहूँ, फल, फूल, सब्जियां आदि बोई जाती थी। भू राजस्व कलचुरी राजाओं की आय का प्रमुख स्रोत था। कलचुरियों के समय व्यापार का माध्यम मुद्रा थी। कलचुरी राजाओं ने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए। प्रश्न 10। कलचुरी काल में शिक्षा एवं साहित्य की स्थिति किस प्रकार थी? उत्तर, कलचुरी काल में शिक्षा। अभिलेखीय साक्ष्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ शिक्षा व साहित्य की दृष्टि से समृद्ध था। इस युग के प्रशस्तियों और ताम्रपत्रों से संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषाओं के प्रचलन का पता चलता है। यहाँ विद्या का भी प्रसार था। आश्रम, मठ एवं मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के कलचुरी नरेशों ने अनेक मठ बनवाए। इस काल में मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, आरंग, राजिम, रायपुर, खैरागढ़ आदि शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ नीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्रकृति विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान की दृष्टि से भी यह क्षेत्र विकसित था। कलचुरी कालीन साहित्य। कलचुरी शासक साहित्यानुरागी थे। उनके दरबार में उच्च श्रेणी के संस्कृत के कवि रहते थे। नारायण, अल्लण, कीर्तिधर, वत्सराज, धर्मराज, भागे, सुरगण, रत्नसिंह, कुमारपाल, त्रिभुवनपाल, देवपणी, नरसिंह, दामोदर मिश्र जैसे कवियों के नाम हमें कलचुरी लेखों से प्राप्त होते हैं। 17वीं सदी में गोपाल मिश्र नामक काव्य रचनाकार हुए, जो राजसिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने हिंदी में खूब तमाशा, जैमिनी, अश्वमेध, सुदामाचरित, रामप्रताप, चिंतामणि जैसे काव्यों की रचना की। बाबू रेवाराम हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ तवारीख ए हैहय वंशीय राजाओं की एक प्रमुख साहित्यिक कृति है। इसके अलावा पंडित शिवदत्त शास्त्री द्वारा रचित रतनपुर आख्यान में छत्तीसगढ़ के जमींदारों का इतिहास है। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ साहित्य की दृष्टि से समृद्ध था, किंतु यहाँ की प्रचलित हस्तलिखित कृतियाँ या तो नष्ट कर दी गई या व्यक्तिगत रूप से रख ली गई, जो कालांतर में यहाँ से बाहर चली गई। प्रश्न 11। कलचुरी शासक रतनराज प्रथम के विषय में आप क्या समझते हैं? उत्तर, जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख के अनुसार कमलराज के पुत्र का नाम रत्नदेव या रत्नराज प्रथम था, जो 1045 ईस्वी सन में कमलराज की मृत्यु के बाद शासक बना। उसने 1065 ईस्वी सन तक लगभग 20 वर्ष शासन किया। उसका विवाह कोमोमंडल के शासक वज्जुक या वजुवर्मा की पुत्री नोनल्ला देवी से हुआ था। रत्नदेव प्रथम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण राज्य विस्तार नहीं, अपितु उसके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य थे। उसने अपनी राजधानी
तुम्बाड़ में आम्रवन, फलोद्यान, पुष्प उद्यान, मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने तुम्बाड़ से 45 मील की दूरी पर रतनपुर नामक नगर की स्थापना की और 1050 ईस्वी सन में अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। उसने रतनपुर में अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक महामाया मंदिर है। रतनपुर बहुत दिनों तक कोसल की राजधानी बना रहा, जिससे रतनपुर की उन्नत आंतरिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न 12, गुरु घासीदास द्वारा दिए गए मुख्य 7 उपदेश क्या थे? उत्तर, गुरु घासीदास के उपदेश: 1. सतनाम पर विश्वास रखो, ब्रैकेट में ईश्वर का ही नाम सतनाम है। 2. मूर्ति पूजा न करो। 3. जाति भेद के प्रपंच में ना पड़ो। 4. मांस का त्याग करो और मांस से समानता रखने वाले लाल रंग के पदार्थों से दूर रहो। 5. परस्त्री को माता मानो। 6. अपराह्न को खेत मत जोतो, ब्रैकेट में गाय और भैंस पर जुड़ा न रखो। 7. शराब व मादक पदार्थों का सेवन मत करो। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना व इसके सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, कबीर पंथ। कबीर पंथ के संस्थापक महात्मा कबीर माने जाते हैं। इनका जीवन काल 1488 से 1512 के बीच माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। सामान्य धारणा के अनुसार इनका लालन पालन एक जुलाहा परिवार में हुआ। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, मूर्ति पूजा, छुआछूत जैसी रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया। कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ शाखा के प्रवर्तक धर्मदास का आविर्भाव काल 17वीं सदी के प्रथम चरण में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ी शाखा 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक खरसिया, 2 दामाखेड़ा। कबीर पंथ के सिद्धांत: 1. छत्तीसगढ़ में जुलाहे, विशेषतः पनका जाति के लोग स्वयं को कबीरपंथी मानते थे, क्योंकि कबीर स्वयं जुलाहे थे। 2. छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के गुरुओं की गद्दी का बहुत महत्व रहा है। छत्तीसगढ़ी कबीरपंथी शाखा में आचार्य या गुरु की गद्दी पर बैठना एक प्रकार से पैतृक अधिकार समझा गया। 3. कबीर पंथ में एक विशिष्ट प्रकार की मठ व्यवस्था प्रचलित है, जिसका प्रधान गुरु या आचार्य होता है। 4. अधिकांश कबीर पंथी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह शुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। 5. कबीरपंथी लंगोट और अचला धारण करना त्याग और विरह का जीवन चिन्ह मानते हैं। 6. ये गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। 7. ये अपने गुरु या महात्मा की 3 बार बंदगी करते समय सिर झुकाकर साहेब शब्द का उच्चारण करते हैं। 8. छत्तीसगढ़ी कबीरपंथी शाखा में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। 9. कबीर पंथ में चौका और आरती को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। प्रश्न 14, कलचुरी शासक प्रताप मल्ल के बाद का काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग क्यों कहलाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग
प्रताप मल्ल के बाद का काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग कहलाता था, क्योंकि इस काल के बाद कलचुरी राजाओं के इतिहास को जानने के प्रामाणिक साधनों का अभाव है। इसलिए प्रताप मल्ल के उत्तराधिकारियों का क्रमबद्ध इतिहास लिखित रूप में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव में प्रताप मल्ल की मृत्यु से लेकर बाहरसाय के पूर्व का इतिहास एक प्रकार से अंधकारपूर्ण है। इसलिए लगभग 300 वर्षों तक के समय को अंधकार युग कहना उचित प्रतीत होता है। प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी राजाओं के संबंध में आंशिक जानकारी देवगिरी के यादव शासकों के अभिलेख से प्राप्त होती है। हेमाद्विकृत व्रत खंड के राजप्रशस्ति में यादव शासक सिंघण के समकालीन रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल्य देव का उल्लेख है, जो संभवतः जाजल्य देव तृतीय था। यह प्रताप मल्ल की मृत्यु के बाद 1225 ईस्वी सन में गद्दी पर बैठा था। जाजल्य देव के पश्चात रतनपुर राज्य में शासन करने वाले शासकों के बारे में जानकारी वाहरेंद्र ब्रैकेट में बाहरसाय के कोसगई अभिलेख में मिलता है। प्रश्न 15, स्थापत्य कला के क्षेत्र में कलचुरी कालीन शासकों का योगदान बताइए। उत्तर, कलचुरी काल में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं, अध्ययनशालाओं, मठों का निर्माण करवाया गया, जिनमें विशिष्ट छटा दिखाई देती है, जिसे कलचुरी शिल्प के नाम से जाना जाता है। कलचुरी शासकों के पूर्व बिलासपुर में स्थित ताला ग्राम में देवरानी जेठानी का मंदिर शरभपुरीय शासकों द्वारा 5वीं शताब्दी में बनवाया गया है, जो अंचल का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। गजलक्ष्मी कलचुरी वंश की कुलदेवी थी और ये प्रायः शैव उपासक थे। इनका ताम्रपत्र हमेशा ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। इनके शासनकाल में स्थापत्य कला में भी उन्नति हुई। महामाया का मंदिर, कंठी देवता का मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव और मैरीजी भैरोजी मंदिर आदि भी विद्यमान है। इस काल की स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र रतनपुर, पाली, तुम्माण, जांजगीर, राजिम, मल्हार और अमरकंटक के कुछ क्षेत्र है। पुजारी पाली के 2 ईंटों का मंदिर इसी का काल का है। आरंग का जैन मंदिर, जो भांडदेवल के नाम से प्रसिद्ध है, इसी समय का है। सिरपुर, आरंग, बांधवगढ़ आदि स्थानों से कलचुरी कालीन वैष्णव, शैव, जैन मूर्तियाँ, सूर्य व नवग्रहों की मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ के नामकरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित कई मत प्रचलित हैं, जो निम्नानुसार है। 1 पॉइंट छत्तीसगढ़ ब्रैकेट में किलो से। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि कालचुरियों ब्रैकेट में हैहय के शासनकाल में रतनपुर शाखा व रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ थे। इस प्रकार कुल 36 गढ़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। राजा कल्याण साई की विवरण पुस्तिका में, जिन्हें मिशन चिशम ने सन 1869 में देखा था, 48 किले दर्शाए गए हैं। तथापि इस अंतर का स्पष्टीकरण अनुमानतः यह है कि बाद की विजयों से यह संख्या बढ़ गई होगी।
ऐसा प्रतीत होता है कि 18 और 36 की संख्याओं का कुछ महत्व है, क्योंकि हिंदू अंक विज्ञान में 6 की संख्या शत्रु या किसी कठिनाई के लिए की जाती है। तथापि छत्तीसगढ़ का नाम किसी अभिलेख में उल्लेखित नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत हाल में ही किया गया है। रतनपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों के नाम: ए रतनपुर, बी मारो, सी विजयपुर, डी खरोद, ई कोटगढ़, एफ नवागढ़, जी सोडी, एच औखर, आई पंडरभाटा, जे सेमरिया, के मदनपुर, एल कोसगई, एम लाफागढ़, एन केंदा, ओ उपरोड़ा, पी मातिन, क्यू कंडरी ब्रैकेट में पेंड्रा, आर करकट्टी ब्रैकेट में अब बखेलखंडी। रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों के नाम: ए रायपुर, बी पाटन, सी सिमगा, डी सिंगारपुर, ई लवन, एफ अमोरा, जी दुर्ग, एच सरदा ब्रैकेट में सारधा, आई सिरसा, जे मोहंदी, के खल्लारी, आई सिरपुर, एम फिंगेश्वर, एन राजिम, ओ सिंगनगढ़, पी सुअरमार, क्यू टेंगनागढ़, आर अकलवारा ब्रैकेट में अकलतरा। 2. चेदिसगढ़ का अपभ्रंश: नेल्सन के अनुसार इस बात की अधिक संभावना है कि छत्तीसगढ़ नाम चेदिसगढ़ का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है चेदी के स्वामी के किले। हीरालाल ने भी लिखा है कि कदाचित छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ का अपभ्रंश रूप है। रतनपुर के शासक चेदिश कहलाते थे और उनके नाम पर चलाया गया संवत भी चेदी संवत कहलाता था। इसके प्रमाण में बिलासपुर जिले के अमोदा ग्राम में एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, जिसके अंत में चेदीसस्य संवत 831 अंकित है। 3. छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़: जेडी वेंगलर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण का कार्य किया था। उन्होंने एक किंवदंती का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जरासंध के राज्य में चर्मकारों के 36 घर दक्षिण की ओर बस गए। इनके द्वारा स्थापित राज्य छत्तीसगढ़ कहलाया, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ हो गया। वेंगलर का यह मत उचित नहीं लगता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सदियों से अनेक जातियां आकर निवास करती रही है। 4. साहित्य में छत्तीसगढ़: साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ में राजा लक्ष्मीनिधि के शासनकाल में 1494 ईस्वी सन में चारण कवि दलराम राय की रचना में हुआ था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने राजा की प्रशस्ति में किया था। रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी पुस्तक खूब तमाशा में सन 1689 ईस्वी सन में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। लगभग 150 वर्षों के बाद रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम कायस्थ ने विक्रम विलास नामक अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। निष्कर्ष: मध्यकालीन सामंतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ों का निर्माण करवाया जाता था। ये सामंत अपनी छोटी छोटी इकाइयों को मजबूत करने और उनकी स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए नए नए गढ़ों का निर्माण अनिवार्य रूप से कराने लगे। छत्तीसगढ़ में हैहय वंशी राज्य की स्थापना और मराठों द्वारा अधिकार के बाद भी इन गढ़ों का महत्व कम नहीं हुआ।
संभवतः इसी कारण इस गढ़ बहुल क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ नाम कब प्रचलन में आया, यह विचार करने योग्य है। आधुनिक काल का प्रारंभ 16वीं सदी से माना जाता है। संभवतः छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग 18वीं सदी में किया गया हो। इस अनुमान का कारण यह है कि मुगल काल में अबुल फजल ने इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य कहा है, अतः संभवतः मराठा शासन काल में ही इस नाम को प्रसिद्धि मिली हो। आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार 1795 ईस्वी सन में किया गया। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्या स्रोत प्राप्त हुए हैं? उत्तर, प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा जिस समय मानव कम सभ्य था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग विकास क्रम से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक, पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के औजार महानदी घाटी एवं रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा में प्राप्त हुए हैं। यहाँ लघु पाषाण औजारों के साथ शैलचित्र भी मिले हैं। 2, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग के उपकरणों के अवशेष बस्तर जिले में कालीपुर, गढ़घोगरा, कड़ाकघाट, गढ़चंदेला, धाटलोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 3, उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युगीन औजार रायगढ़ में कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त औजारों एवं उपकरणों में लंबे फलक, अर्धचंद्राकार फलक शामिल है। प्रागैतिहासिक युगीन मानव लिखना नहीं जानते थे, किंतु उन्होंने अपने आवास के समीप अनेक शैलचित्र बनाए हैं। ये शैलचित्र उनके अलंकार एवं कलाप्रिय होने का प्रमाण देते हैं। सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं, जहाँ के कबरा पहाड़, सिंघनपुर, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा आदि स्थानों में शैलचित्र मिले हैं। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 16C। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 241 से पन्ना नंबर 244 तक परिशिष्ट का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 3, कल्याण साय एवं उसके उत्तराधिकारियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, कल्याण साय एवं उसके उत्तराधिकारी ब्रैकेट में 1544 से 1581 ईस्वी सन। वाहरेंद्र के पश्चात उसका पुत्र कल्याण साय रतनपुर का शासक बना। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कल्याण साय और मंडला के राजा के बीच विवाद होने पर तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर ने उसे दिल्ली बुलवाया था। कल्याण साय 8 वर्ष दिल्ली में रहने के बाद उपाधि एवं राजा के पूर्ण अधिकार के साथ रतनपुर आया। बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास अकबर के समय था, जबकि छत्तीसगढ़ में प्रचलित देवार गीतों के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के काल में हुआ। बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे बादशाह ब्रैकेट में बादशाह जेकर बेटा शाहजहाँ ब्रैकेट में शाहजहाँ। इसी प्रकार
तुजुक ए जहांगीर में भी कल्याण साय का जहांगीर के समय दिल्ली जाना उल्लेखित है। यह घटना जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष अर्थात 1028 ईस्वी सन की मानी जाती है। कल्याण साय के बाद क्रमशः लक्ष्मण साय, शंकर साय, कुमुद साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय गद्दी पर आसीन हुए, जिनके बारे में विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। प्रश्न 4, कलचुरी शासन का अंत किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। उत्तर, कलचुरी शासन का अंत कल्याण साय की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण साय से लेकर रघुनाथ सिंह तक का इतिहास छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के पतन का संकेत देती है। 18वीं सदी के प्रारंभ में शासन की दशा शोचनीय हो गई थी। इस समय है शासन अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और केंद्रीय शक्ति लगभग पंगु हो चुकी थी। किसी बाहरी आक्रमण या सुसंगठित शक्ति का सामना करना उसके वश की बात नहीं थी। अतः सन 1741 के अंत में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने जब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, उस समय तक रतनपुर शाखा का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह दुर्बल हो चुका था। अतः उसने अपने राज्य की रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया और लज्जाजनक तरीके से रतनपुर में कलचुरी ब्रैकेट में है राजवंश का शासन समाप्त हो गया। रघुनाथ सिंह को भोसले नाम से शासन चलाने की अनुमति प्रदान की गई। सन 1745 में जब राघोजी बंगाल से लौटा तो वह रीवा से होता हुआ रतनपुर पहुंचा, तो उसने पाया कि रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसने रघुनाथ सिंह के उत्तराधिकारी मोहन सिंह को सत्तारूढ़ कर नागपुर चला गया। इसी प्रकार 1741 ईस्वी सन में जब भोसलों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, तब रायपुर शाखा का शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 ईस्वी सन में रघुजी भोसले द्वितीय ने पराजित कर दिया। नागपुर के भोसले शासक ने उसे रायपुर, पाटन और राजिम का परगना सौंपकर राजकाज में से पृथक कर दिया। 1753 ईस्वी सन में अमर सिंह की मृत्यु के बाद शिवराज सिंह राज्य का उत्तराधिकारी बना। 1758 ईस्वी सन में जब बिम्बाजी भोसला छत्तीसगढ़ का शासक बना, तो उसने शिवराज सिंह को महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव का शासन सौंप दिया। 1822 ईस्वी सन में भोसला शासकों ने बड़गांव भी छीन लिया। इस प्रकार 1822 ईस्वी सन में रायपुर शाखा के कलचुरियों की बची हुई सत्ता भी समाप्त हो गई। मोहन सिंह रतनपुर में 1758 ईस्वी सन तक शासन करता रहा और उसकी मृत्यु के बाद रघुजी प्रथम के पुत्र बिम्बाजी भोसला ने अपना शासन स्थापित किया। इस प्रकार रतनपुर राज्य से भी है वंशी शासन समाप्त हो गया। प्रश्न 5, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कलचुरी काल में राजतंत्रीय प्रशासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा के पास असीमित शक्तियाँ थीं, किंतु वे अत्याचारी नहीं थे। उन पर धर्मशास्त्रों का पर्याप्त अंकुश था। देवालय या मठ बनवाना, तालाब खुदवाना, उद्यान बनवाना, विद्वान ब्राह्मणों एवं शिल्पियों को
दान एवं आश्रय देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। अमात्य मंडल व उनके कार्य। कलचुरी कालीन ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों के अनुसार राज्य के अमात्य मंडल में 8 अमात्य ब्रैकेट में मंत्री होते थे। 1 महामंत्री, 2 महामात्य, 3 महासंधि विग्रहित ब्रैकेट में परराष्ट्र मंत्री, 4 महाधर्माधिकारिक ब्रैकेट में महापुरोहित, 5 महाक्षपटलिक ब्रैकेट में जमाबंदी का मंत्री, 6 महाप्रतिहार, 7 महासामंत, 8 महाप्रभातु। इस अमात्य मंडल में महामंत्री का प्रमुख स्थान होता है, जिसकी सलाह से राज्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। यह विशेष परिस्थितियों में राज्य का कार्यभार भी संभालता था। खरोद के शिलालेख के अनुसार रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर ने राज्य में दुर्भिक्ष की स्थिति होने पर राज्य में व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संपूर्ण राज्य के कार्यभार का दायित्व महामात्य पर था। राजा से मिलने वाले व्यक्तियों को राजा तक पहुंचाना और राजा की आज्ञा को अधिकारियों तक पहुंचाना महाप्रतिहार के कार्य थे। राजस्व व्यवस्था। कलचुरी काल में राज्य की आय के अनेक साधन थे। उस समय नमक, चारागाह, आम और महुए के वृक्षों पर तथा बाग बगीचों पर कर लगाए जाते थे। नदी पार करने पर मंडी पर बिक्री के लिए आई सब्जियों, हाथी, घोड़े आदि जानवरों पर कर लगाया जाता था। प्रत्येक घोड़े पर 2 पौर ब्रैकेट में चांदी का छोटा सिक्का और प्रत्येक हाथी पर 4 पौर कर लगाया जाता था। मंडियों में बेचने के लिए पुगा नामक अनुमति पत्र लेना पड़ता था, जो दिन भर के लिए दिया जाता था। 2 पुगाओं के लिए 1 पौर देना पड़ता था, जो दिन भर के लिए होता था। ये कर ही राज्य की आय के मुख्य साधन थे। न्याय व्यवस्था। कलचुरी कालीन न्याय प्रणाली में दांडिक नामक अधिकारी का सबसे अधिक महत्व था, जो न्याय व्यवस्था में सहयोग करता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। धर्म विभाग। धर्म विभाग का मुख्य अधिकारी महापुरोहित ब्रैकेट में महाधर्माधिकारिक होता था। दानपत्रों में इस अधिकारी का उल्लेख हुआ है। दानपत्रों का लेखा जोखा तथा हिसाब रखने के लिए धर्मलेखी या दशमूली नामक कर्मचारी था। सैन्य व्यवस्था। कलचुरी राजाओं के पास चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें हाथी ब्रैकेट में गज सेना, घोड़े ब्रैकेट में अश्व सेना, रथ व पैदल सैनिक होते थे। सर्वोच्च सेनापति राजा होता था, जबकि सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति, साधनिक या महासेनापति कहलाता था। अश्व सेना का अधिकारी महाश्व साधनिक और हस्ती सेना का प्रधान महापिलुपति होता था। कलचुरी राजाओं ने ब्राह्म शत्रुओं से बचने के लिए राज्य में पुर अर्थात नगर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जैसे तुम्मान, रतनपुर, जाजल्यपुर आदि। प्रतिरक्षा व्यवस्था। आंतरिक शांति व्यवस्था हेतु दंडाधिकारी नामक अधिकारी होता था। चारों को पकड़ने वाले अधिकारी दुष्ट साधक या चोरोद्धारणी कहलाते थे। लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले कर्मचारी चाट तथा शांति व सुव्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारी भट कहलाते थे। विदेश विभाग। विदेश विभाग संधि विग्रहाधिकरण कहलाता था, जिसका मुख्य अधिकारी महासंधि विग्राहक होता था।
संधि, सुकत, विग्रह, युद्ध आदि इसके प्रमुख कार्य थे। इसके अतिरिक्त महाभांडागारिक, महासामंत, महाकोटुपाल, खंडपाल, बलाधीर, माकुटिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रश्न 6, रतनपुर के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक: 1 कलिंगराज ब्रैकेट में 990 से 1020 ईस्वी सन। त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल्लदेव के 18 पुत्रों में से एक कलिंगराज थे। कलिंगराज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 990 ईस्वी सन में कोकल्लदेव के राज्यकाल में कलिंगराज ने तुम्माण ब्रैकेट में तूमान को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्रों से इस बात की पुष्टि होती है। 2 कमलराज ब्रैकेट में 1020 से 1045 ईस्वी सन। कलिंगराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कमलराज सन 1020 ईस्वी सन तुम्माण का राजा हुआ। उसके शासनकाल में कलचुरी शासक गांगेय देव ने उत्कल ब्रैकेट में उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसके लिए कमलराज ने सैन्य सहायता दी थी। अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्रों द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। 3 रत्नदेव रत्नराज प्रथम ब्रैकेट में 1045 से 1065 ईस्वी सन। जाजल्लदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख के अनुसार कमलराज के पुत्र का नाम रत्नदेव या रत्नराज प्रथम था, जो 1045 ईस्वी सन में कमलराज की मृत्यु के बाद शासक बना। उसका विवाह कोमुमंडल के शासक वज्जुक या वजुवर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ। रत्नदेव प्रथम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण राज्य विस्तार नहीं, अपितु उसके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य थे। उसने तुम्माण से 45 मील की दूरी पर रतनपुर नामक नगर की स्थापना की और 1050 ईस्वी सन में अपनी राजधानी तुम्माण से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। उसने रतनपुर में अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक महामाया मंदिर भी है। 4 पृथ्वीदेव प्रथम ब्रैकेट में 1065 से 1090 ईस्वी सन। रतनराज प्रथम के बाद उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम शासक बना। उसके राज्यकाल से संबंधित 3 अभिलेख आमोदा, रायपुर तथा लाफा से प्राप्त हुए हैं। आमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार वह 21,000 ग्रामों का अधिपति था। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्माण में पृथ्वीदेवेश्वर नामक मंदिर और रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण करवाया था। 5 जाजल्लदेव प्रथम ब्रैकेट में 1095 से 1120 ईस्वी सन। पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र जाजल्लदेव प्रथम लगभग 1095 ईस्वी सन में रतनपुर का शासक बना। इसके विजय का वर्णन रतनपुर शिलालेख में मिलता है, जिसके अनुसार जाजल्लदेव प्रथम ने अपने सेनापति जगपाल देव की वीरता से बैरागढ़ लंजिका ब्रैकेट में लांजी, भांडार ब्रैकेट में भंडारा, दंडकपुर, नंदावली, कुक्कुट, राठ तेरम ब्रैकेट में टेरम, तमनाल ब्रैकेट में तमनार में अपना आधिपत्य स्थापित किया। जाजल्लदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया।
जाजल्य देव ने अपने नाम पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। इसने जाजल्यपुर ब्रैकेट में वर्तमान जांजगीर नगर बसाया। साथ ही इसने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। 6. रत्नदेव द्वितीय ब्रैकेट में 1120 से 1135 ईस्वी सन। 1120 ईस्वी सन में जाजल्य देव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय गद्दी पर बैठा। रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल से संबंधित अभिलेख अकलतरा, खरौद, पारगांव, शिवरी नारायण एवं सरखों में प्राप्त हुए हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण और गंगवंशी राजा अनंतवर्मा को परास्त किया। 7. पृथ्वीदेव द्वितीय ब्रैकेट में 1135 से 1165 ईस्वी सन। रत्नदेव द्वितीय का पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का सर्वप्रथम अभिलेख 1138 ईस्वी सन का है। यह 1135 ईस्वी सन में रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज और ब्रह्मदेव ने मंदिरों एवं तालाबों के निर्माण करवाए। जगपाल देव ने राजिम स्थित राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय का अंतिम रतनपुर अभिलेख 1163 ईस्वी सन का है। 8. जाजल्यदेव द्वितीय ब्रैकेट में 1165 से 1168 ईस्वी सन। पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु के बाद जाजल्यदेव द्वितीय रतनपुर का शासक बना। इसका शासनकाल अल्पकालीन रहा, जिससे संबंधित मल्हार शिलालेख 1167 ईस्वी सन के हैं। शिवरी नारायण से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह को शिवरी नारायण के समीप युद्ध में परास्त किया। इसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई जगदेव ने गद्दी संभाली। 9. जगतदेव ब्रैकेट में 1168 से 1178 ईस्वी सन। 1168 ईस्वी सन में जाजल्यदेव की मृत्यु के पश्चात राज्य में सर्वत्र अशांति का वातावरण छा गया। ऐसे समय में जाजल्यदेव के बड़े भाई जगतदेव ने राज्य की सत्ता संभाली और राज्य में पुनः शांति स्थापित की। इन तथ्यों की पुष्टि खरौद से प्राप्त शिलालेखों द्वारा होती है। 10. रत्नदेव तृतीय ब्रैकेट में 1178 से 1198 ईस्वी सन। जगतदेव की रानी सोमल्ला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रत्नदेव तृतीय रखा गया था, जो 1178 ईस्वी सन में रतनपुर राज्य का शासक बना। खरौद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर जड़े शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि उसके शासनकाल में भीषण दुर्भिक्ष से अव्यवस्था फैल गई थी। इस संकटापन्न स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने अपनी सूझबूझ और योग्यता से राज्य को पुनः व्यवस्थित किया। 11. प्रतापमल्ल ब्रैकेट में 1198 से 1225 ईस्वी सन। 1198 ईस्वी सन में रत्नदेव तृतीय को मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रतापमल्ल राज्य का उत्तराधिकार बना। प्रतापमल्ल के शासन से संबंधित 3 अभिलेख पेंड्राबंद, कोनारी और पवनी ब्रैकेट में बिलाईगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रतापमल्ल ने 1198 से 1225 ईस्वी सन तक
शासन किया। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ में गुप्त काल के प्रमुख राजवंशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में गुप्त काल। उत्तर भारत में शुंग व कुषाण सत्ता के पश्चात गुप्त वंश ने राज्य किया। गुप्त काल के प्रारंभ में दक्षिण कोसल 2 भागों उत्तर व दक्षिण में बटा हुआ था। उत्तरी भाग में आधुनिक बिलासपुर, रायपुर व संबलपुर जिले सम्मिलित थे, जहां समुद्रगुप्त के समकालीन राजा महेंद्र का शासन था। उसकी राजधानी श्रीपुर थी, जिसे वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिण भाग में आधुनिक बस्तर का हिस्सा था, जिसे महाकांतार कहा जाता था। इस क्षेत्र का शासक व्याघ्रराज था। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं का उल्लेख है, जिनमें कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतार के अधिपति व्याघ्रराज का नाम उल्लेखित है। गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के बानबरद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ में गुप्त शासकों के शासन की पुष्टि करते हैं। गुप्तकालीन 2 प्रमुख राजवंशों का विवरण इस प्रकार है। 1, शरभपुरीय वंश। 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दक्षिण कोसल में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक शरभराज था, जिसने शरभपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए इस वंश को शरभपुरीय वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासक भानुगुप्त के ऐरण स्तंभ लेख ब्रैकेट में गुप्त संवत 191 अथवा 510 ईस्वी सन में शरभराज का उल्लेख है। शरभराज का उत्तराधिकारी नरेंद्र था, जिसके 2 ताम्रपत्र लेख कुरुद व पिपरुदुला में मिले हैं। इस वंश का तीसरा शासक प्रसन्नमात्र था, जिसने निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया और भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के चलाए। प्रसन्नमात्र का पुत्र जयराज था, जिसके अन्य नाम मनमात्र और दुर्गराज हैं। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इसने ही दुर्ग शहर की स्थापना की। इसके प्रवर राज प्रथम ने पुनः श्रीपुर ब्रैकेट में सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात सुदेवराज गद्दी पर आसीन हुआ, जिसके कार्यकाल के 6 ताम्रपत्र लेख रायपुर संग्रहालय में विद्यमान है। इस वंश का अंतिम शासक प्रवर राज द्वितीय था, जिसके 2 ताम्रपत्र लेख ठाकुरदिया ब्रैकेट में सारंगगढ़ और मल्हार से प्राप्त हुए हैं। सुदेव राज के सामंत इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर शरभपुरीय शासन को समाप्त कर दिया और श्रीपुर में पांडु वंश की स्थापना की। 2. पांडु वंश सोमवंश। शरभपुरीय राजवंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपनी राजधानी सिरपुर को बनाया। ये स्वयं को सोमवंशी पांडव कहते थे। कालंजर के शिलालेख के अनुसार इस वंश के संस्थापक का नाम उदयन था। इसका पुत्र इंद्रबल शरभपुरीय शासक सुदेवराज का सामंत था, जिसने शरभपुरियों को सत्ताच्युत कर पांडुवंश की स्थापना की थी। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक निम्नानुसार थे। नन्नराज प्रथम। इंद्रबल के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र नन्नराज प्रथम था, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसके शासनकाल में पांडुवंश का साम्राज्य विस्तार एक बहुत बड़े भूभाग में हो चुका था। महाशिव तिवर देव।
नन्नराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जिसने पांडुवंश की सत्ता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, इसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। नन्नराज द्वितीय। तीवरदेव का उत्तराधिकारी नन्नराज द्वितीय हुआ, जिसने मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। इसका एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख अड़भार ब्रैकेट में सक्ती तहसील से प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त। नन्नराज द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका चाचा अर्थात तीवरदेव का अनुज चंद्रगुप्त शासक बना। हर्षगुप्त। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हर्षगुप्त था, जिसका विवाह मगध के मौर्वरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासटा से हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में वासटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ब्रैकेट में 595 से 655 ईस्वी सन। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद लगभग 559 ईस्वी सन में उसका पुत्र महाशिवगुप्त गद्दी पर बैठा। बाल्यकाल से धनुर्विद्या में पारंगत हो जाने के कारण उसे बालार्जुन कहा जाता है। इसने 595 से 655 ईस्वी सन तक लगभग 60 वर्ष शासन किया। महाशिवगुप्त के शासनकाल को छत्तीसगढ़ की इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाशिवगुप्त ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की तथा यह कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन एवं वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कक्षा 12वीं के लिए स्वीकृत CBSE पाठ्यक्रमानुसार NCERT के नवीनतम पाठ्यपुस्तक पर आधारित नवबोध दिग्दर्शिका इतिहास की पाठ्यपुस्तक समाप्त हो रही है। ओम मनस्सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नमः।